हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के लिए फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के जो फॉर्मूलाज थे वो अपन ने देखे थे, उसका एक एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन भी मैंने दिया था, उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो सीरीज में एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं एक रोड का। ठीक है, एक थिन रोड का सेंटर ऑफ मास अपन फाइंड करें, क्या होगा। सेम जो प्रोसेस अपन ने कल सीखी थी वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास एक रोड है, ये एक रोड मेरे पास है जिसकी लेंथ है लेट कैपिटल एल। ठीक है, अब लेंथ कैपिटल एल है, ये एक्स एक्सिस के अलाउ रखी हुई है, तो इधर x इक्वल टू 0 ओरिजिन पर रख दिया मैंने, उधर टोटल लेंथ l है तो x इक्वल टू इधर पॉइंट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। लेट इसका जो मास है वो तो है कैपिटल M, लेट इसकी जो लेंथ है टोटल वो मैंने कितनी लेट की है, वो कैपिटल L लेट की है, और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करना है, एक्सिस के अलाउ रखी हुई है ये। सेंटर ऑफ मास का मुझे फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, द XCM सेंटर ऑफ मास इज 1/m टोटल मास इंटीग्रेशन x डॉट dm, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता था, पहले एक स्मॉल पोर्शन या एलिमेंट कंसिडर करता था और उसी तरह के एलिमेंट से मिलके मैं कंप्लीट बॉडी को बना हुआ मानता था। उस एलिमेंट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करते थे, उसकी पोजीशन x होती थी, उसका मास dm होता था। ठीक है, तो इसकी रॉड की क्या है, लेंथ है, तो एक लेंथ में से छोटा सा एलिमेंट अपन निकाल लेते हैं जिसको अपन एज पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखो लेट इसके इधर इस पॉइंट से, यहाँ तो मैंने x इक्वल टू 0 लेट किया है, x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट मैंने ले लिया, ये लेंथ का एलिमेंट जिसकी विड्थ है dx। ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, dx। अब इस dx का जो मास होगा दैट विल बी द मास ऑफ dx विल बी dm, वो dm मास मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मास, अच्छा dx तो लेंथ है, मास ऑफ l लेंथ कितना गिवन है मेरे को, कैपिटल M। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m/l, तो dx लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx, ये हो जाएगा। dm आ गया मेरे पास, दिस इज dm। ठीक है, पोजीशन मैंने x लेट की है, सिंपल हो गया है, तो डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ फॉर्मूला में। सो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 1/m x, और dm की वैल्यू कितनी है, m/l एंड डॉट dx, एंड द एलिमेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। तो x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू l तक की मेरे पास क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो XCM m/l तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x डॉट dx और 0 टू l, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा, 1/l बचेगा बाहर, तो x/1 x/n+1, x/n का क्या होता है, x/n+1 अपन n+1, तो n+1 x² n+1 2, 0 टू l हो जाएगा। दैट मीन्स XCM क्या हो जाएगा भाई, ये 1/l, लिमिट पुट कर दो, l²/2 माइनस का 0, तो XCM क्या हो जाएगा, l/2 होगा कि नहीं होगा, ये आएगा आंसर। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर पे ही होता है। ठीक है, तो इस तरह अपन एक रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है, ऐसे ही कल अपन ने कौन के लिए किया था, एक एलिमेंट लेके,
ऐसे ही क्वेश्चन भी कल मैंने दिया था कि भाई आप सेमी स्फीयर के लिए कैसे फाइंड करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना और क्लियर हो जाएगा। देखिए उस क्वेश्चन को। क्या था मेरा वो क्वेश्चन, मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था एक सेमी स्फीयर के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी स्फीयर, ठीक है। देखो तो सेमी स्फीयर के लिए मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक सेमी स्फीयर मैंने लेट किया था, लेट मेरा ये एक सेमी स्फीयर है, ठीक है। ये मेरा एक सेमी स्फीयर है, ये इसका हो गया बेस, ठीक है। है ना, ये इसका बेस हो गया, ये इसका सेंटर ओ, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस आर, ठीक है। इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। अच्छा ये रेडियस तो सारे स्फीयर में एक जैसी होगी रेडियस आर तो, ठीक है। अब ये जो मेरा सेमी स्फीयर है, इस सेमी स्फीयर के अंदर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, पहले एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। जो फॉर्मूला था वही है x डॉट डी एम या y डॉट डी एम, 1/m x डॉट डी एम या 1/m y डॉट डी एम, जो भी आप लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे है कहीं, y एक्सिस पे है तो y डॉट डी एम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई मेरे को चाहिए होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास विल बी 1/m इंटीग्रेशन y डॉट डी एम, y डॉट डी एम। तो डी एम चाहिए होगा मेरे को, मतलब एक जो स्मॉल एलिमेंट मैं लूँगा जिसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करूँगा उसका मास मुझे चाहिएगा। अब इसमें एलिमेंट क्या लूँ, बताया था कल मैंने, मैं ये मान सकता हूँ कि भाई ये जो कंप्लीट स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, ये छोटे छोटे रिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो वो सारे की सारी रिंग्स जो हैं वो एक इधर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह एडजस्ट हैं। और जो रेडियस है उसकी हर एक रिंग की वो कैसी होती जा रही है, वो वेरी करती जा रही है, ठीक है। अब एक हर एक रंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मतलब इस सेंटर वाली लाइन पे ही क्या आएगा, इन सारी रिंग्स का एक सेंटर ऑफ मास आएगा। तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे होगा, कौन सी वाली है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो लेट उन सारे एलिमेंट्स जो मैंने रिंग एलिमेंट लिया है, उन सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट में कंसिडर कर लेता हूँ। लेट वो एक एलिमेंट यहाँ है कहीं, ये यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ जो एलिमेंट है रिंग एलिमेंट, लेट ये अपना डाउन साइड से कितना डिस्टेंस पर है, लेट वाई डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो लेट कितनी है, डी वाई है, ठीक है। कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी ना इस वाले पोर्शन की, तो लेट इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो r1 है, ठीक है। नीचे वाले की मैंने क्या लेट की है, कैपिटल R, ठीक है। अच्छा मान लो इसको यहाँ से यहाँ अगर ड्राइंग करवा दूँ तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी क्या होगी, R ही तो होगी, ठीक है। अब मेरे को dm फाइंड करना है, dm मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब पहले मेरे को इसके मटेरियल की डेंसिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो भाई जो इस रिंग के मटेरियल की डेंसिटी होगी वही कंप्लीट स्फीयर हेमीस्फीयर की डेंसिटी होगी, ठीक है। तो कंप्लीट हेमीस्फीयर की डेंसिटी अगर मैं लूँ कैसे निकाल सकता हूँ, देखो डेंसिटी मुझे चाहिए, क्या होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ दिस हेमीस्फीयर क्या हो जाएगी, रो, मास अपॉन द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। मास तो मैं m ही लेट कर लेता हूँ, इसका है, वॉल्यूम क्या होगा,
भाई कंप्लीट का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, हाफ है तो 1/2 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। रो विल बी ये 3 ऊपर अपॉन m और 2 पाई आर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस हेमीस्फीयर, ठीक है भाई, हो जाएगी। अब क्या ये डेंसिटी इस हेमीस्फीयर होगी वही डेंसिटी क्या होगी, इस एलिमेंट की होगी, ठीक है। अच्छा ये क्या है कि अगर मैंने सॉलिड लिया है तो डिस्क होगा ये एलिमेंट, और अगर होलो लिया है तो ये एलिमेंट रिंग होगा, ठीक है। अभी अगर मैं सॉलिड मान लूँ इसको तो ये डिस्क होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये डेंसिटी मैंने निकाल दी। अभी डेंसिटी अगर मैंने निकाल दी तो मुझे क्या निकालना है, dm, ठीक है। मास ऑफ दिस एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट एलिमेंट कितना हो जाएगा, dm, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी v इंटू रो। वॉल्यूम कितना होगा भाई इसका, ये डिस्क या रिंग जो भी है, मान लो डिस्क है ये, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड मान लो तो डिस्क होगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू विड्थ। एरिया कितना है इसका, सर्कुलर एरिया पाई, रेडियस r1 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है, और विड्थ कितनी है dy, और इंटू में क्या हो जाएगा रो। dy के साथ क्या प्रॉब्लम, सॉरी dm के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, dy y के रेस्पेक्ट में करना है, तो r1 की वैल्यू किस में चाहिए, y के टर्म्स में। निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, कैसे निकलेगी, इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये देखो ये O, ये लेट O डैश और लेट ये P, ये कितनी है y, ये r1 और ये r, निकल सकती है क्या r1 की वैल्यू y के टर्म्स में। ट्राइंगल बन रहा है, राइट ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल O डैश P, O डैश P। इस ट्राइंगल को मैं अगर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये तो क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, या r1 स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो r1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। सही क्या है ना, ये r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। r1 स्क्वायर इक्वल टू, पुट कर दूँ, पुटिंग इन 1, dm क्या हो जाएगा, पाई r1 इज r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dy, और इनटू में क्या हो जाएगा रो। यूज कर सकता हूँ इस dm को, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, YCM इज 1/m इंटीग्रेशन y.dm, ठीक है, y एक्सिस पे ले रहा हूँ। YCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/m इंटीग्रेशन, dm की वैल्यू क्या है, पाई, r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, यही है, इंटू में क्या हो जाएगा रो, और एक y और है ये वाला, ठीक है। अब है कहाँ से कहाँ तक, देखो ये 0 से लेके और ये रिंग अपनी डिस्क कहाँ तक है, इधर कितना डिस्टेंस है, ये रेडियस के इक्वल r, 0 टू r भी नहीं क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन, करो सॉल्व। YCM इक्वल टू, देखो कांस्टेंट है कुछ, पाई को बाहर निकाल दूँ और रो को बाहर निकाल दूँ, तो पाई और रो और अपॉन में इधर m, क्या बचेगा, देखो अंदर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बचेगा, तो एक तो ये बचेगा r स्क्वायर y माइनस का ये y इंटू वाई स्क्वायर क्या बचेगा, y क्यूब, और डॉट में क्या बचेगा dy, और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r, ठीक है भाई। ये r स्क्वायर y बचेगा, इधर से y क्यूब बचेगा और dy, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। करो इसको इंटीग्रेट, पाई रो अपॉन m, ठीक है। तो एक तो r क्यूब y, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो इसमें से तो ये r क्यूब बाहर आ जाएगा, y डॉट dy 0 टू r, और माइनस का ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y क्यूब डॉट dy और 0 टू r, ठीक है। तो YCM इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पाई रो अपॉन एम आर क्यू। ठीक है, अब y एक्स ओवर एन, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आर क्यू और ये वाई स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, माइनस का वाई फोर अपॉन फोर एक्स और एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, सॉल्व करें इसको, वाई सी एम पाई रो अपॉन एम आर क्यू। ठीक है, ए आर क्यू सॉरी आर स्क्वायर, क्या है ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर वही टू और माइनस का क्या होगा 0, माइनस का ये क्या हो जाएगा आर फोर बाई फोर माइनस का 0। ठीक है, तो वाई सी एम क्या हो गया पाई रो अपॉन एम आर स्क्वायर और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर फोर बाई टू और माइनस का क्या हो जाएगा ये आर फोर बाई फोर। ठीक है, हाफ में से मुझे 1/4 को माइनस करना है, 1/4 बचेगा। ठीक है, तो वाई सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई रो अपॉन एम और इधर से क्या बचेगा आर फोर बाई फोर। रो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, डेंसिटी की है मेरे पास। तो वाई सी एम क्या हो जाएगा पाई, रो की वैल्यू कहाँ है, डेंसिटी ये निकाली मैंने 3/2, ये पाई अपॉन एम, रो की वैल्यू है 3m बाई 2 पाई आर क्यूब और आर फोर बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई, एम से एम और ये क्यूब, वाई सी एम क्या बचेगा 3r अपॉन 8 बचेगा। कहाँ से है ये डिस्टेंस, y कहाँ से लिया है मैंने नीचे से, बेस से, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेस से 3r अपॉन 8 इस डिस्टेंस पर होगा इस हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने यहाँ देखी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ अपन ने यहाँ पे नोटिस की। क्या प्रॉपर्टीज़ नोटिस की, देखो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लिख सकते हो आप अलग से सेपरेट इनको नोटबुक के अंदर। देखो पहली बात तो क्या है कि मैंने कहा भाई सेंटर ऑफ मास तो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो वहाँ मास सेंट्रलाइज अपन मानते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि वहाँ मास हो। तो पहली चीज़ तो अपन को यही नोटिस करने वाली है क्या कि सेंटर ऑफ मास के पास फिजिकली मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास में कंटेंट मास may or may not contain mass physically, may not have mass। ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे कि रिंग, भाई रिंग के बीच में तो कोई मास नहीं होता लेकिन फिर भी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है सेंटर पे होता है। डिस्क में अंदर मास होता है, सेंटर ऑफ मास भी वही होगा। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है बॉडी के और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, मान लो जैसे भाई ये रिंग या ये डिस्क इसके तो अंदर है, मान लो ये एल शेप की कोई बॉडी ले लूँ तो इसमें कहाँ होगा बाहर हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ मास है, मास को सेंट्रलाइज मानते हैं अपन, है ना उस पॉइंट पे।
ऐसा इमेजिन करते हैं अपन। तो मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसका मैं मान रहा हूँ सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ सेंटर में होगा, यहाँ, ठीक है, कंप्लीट मास यहाँ क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया इस पॉइंट पे। अब क्या हुआ कि मैंने इससे इधर से कैप निकाल दिया, तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्यों हो गया, इसका मास जो है ना वो किधर ज़्यादा हो गया, इधर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर आपने मास ऐड किया उधर की तरफ, ठीक है। मान लो इस कैप को इधर लगा दूँ तो फिर ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया, इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब उस पॉइंट से किधर खिसक गया, किधर शिफ्ट हो गया, जिधर आपने मास ऐड किया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाता है, जिधर आप मास ऐड करते हैं। अगर न्यू मास ऐड किया है, इफ न्यू मास इज एडेड, इफ न्यू मास इज एडेड, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स न्यू मास, ठीक है। जिस दिन न्यू मास अपन ने ऐड किया है ना, उधर की साइड अपना सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं होता। सेंटर ऑफ मास का मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस, है ना। इंटरनल फोर्सेस से इफेक्ट नहीं होगा, ओनली किससे इफेक्ट होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस से इफेक्ट होगा। वो अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे होता है, ठीक है। उसको अपन अभी देखेंगे डेरिवेशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अपना सेंटर ऑफ मास है, मैंने ये चीज़ बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि जो मोशन होता है ना सेंटर ऑफ मास का, वो हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। बताया था ना ये एग्जांपल लेके हैमर वाला, कि सेंटर ऑफ मास में डायरेक्ट फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा था। सो द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ट्रांसलेटरी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉरी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं अपन, दैट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेंटर ऑफ मास इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस, इट इज ओनली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ऐसा कैसे होता है, देखो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो भाई, अपन ने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला है, मेरे पास फॉर्मूला आया RCM इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI, I इज इक्वल टू 1 to n एंड अपॉन समेशन ऑफ MI, I इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये समेशन ऑफ MI क्या था, दिस वाज कैपिटल M टोटल मास, ये जो था, दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिस इज 1/m समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n एंड MI and RI, यही तो हुआ। तो ये टोटल मास है, दैट मीन्स ये MRCM इक्वल टू क्या होगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा, MNRN, ठीक है। यही तो होगा। मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में ना, तो क्या हो जाएगा, ये dRCM/dt, dR1/dt, dR2/dt एंड दिस इज dRn/dt, ठीक है। तो ये जो मेरे पास यहाँ से आएगा पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2 प्लस जैसे जैसे mn_vn। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, m1v1 m2v2 mn_vn सबका मोमेंटम मतलब सबका मोशन। ठीक है, सारे पार्टिकल मोशन कर रहे हैं या फिर सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है vcm वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है ना वो सारे पार्टिकल से कंबाइंड मोशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसका वापस डिफरेंशिएट करूं तो वही टाइम के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, अगेन m d vcm/dt इक्वल टू m1 d v1/dt प्लस m2 dv2/dt एंड डैश mn dvn/dt। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन, m एंड acm, acm इज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1a1 m2a2 डैश 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 क्या हो जाएगा, mn होगा क्या। ठीक है, अब macm कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब macm एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, nth पार्टिकल का। अब ये ma क्या होता है, फोर्स होता है क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ macm इक्वल टू क्या हो गया, f1 प्लस f2। भाई m1a1 फर्स्ट पार्टिकल का मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, ma एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इंटरनल फोर्स के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, आ ही नहीं रहा कैलकुलेशन में। ठीक है, एंड डैश 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 क्या हो जाएगा, fn हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई सारे फोर्सेस, अच्छा ये वेक्टर में चलता है, इधर से वेक्टर भी था ना, पहले ही अपन ने सॉल्व किया था। है ना, दैट मीन्स macm वेक्टर विल बी f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर डैश डैश fn वेक्टर। दैट मीन्स सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, फोर्स 1 पे लगा, 2 पे लगा, 3 पे लगा, nth पे लगा, सबका वेक्टर सम किसके इक्वल है, macm, टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास इस तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह जैसे उस पर सारे फोर्सेस का क्या पड़ रहा हो, इफेक्ट पड़ रहा हो। इसका मतलब ये हो गया कि सारे फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट, सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट को अकेला सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हो गया कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो कंप्लीट सारे पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इसका मतलब macm इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई टोटल एक्सटर्नल फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहा है। मतलब जो अपने सारे पार्टिकल्स पे सेपरेट सेपरेट फोर्स अप्लाई किया ना, वो फाइनली जाके कहाँ कंबाइंड हो रहा है, सेंटर ऑफ मास पर ही कंबाइंड हो रहा है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ही वो पॉइंट है जो सारे पार्टिकल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर मान लो ये एफ एक्सटर्नल 0 हो जाए तो टोटल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटरनल फोर्स तो कंसिडरेशन में आई ही नहीं, अपने नहीं आए। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, टोटल जो मोमेंटम होता है पी वेक्टर, p1 वेक्टर, p2 वेक्टर डैश 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 pn वेक्टर होता है। ठीक है, दैट मीन्स जो टोटल मोमेंटम p वेक्टर इक्वल टू m1v1 m2v2 एंड mn_vn होगा। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज mvcm इक्वल टू m1v1 m2v2 और mn_vn हो जाएगा क्या ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास होगा क्या ये। ठीक है ना। अब मान लो इसका मैं क्या कर दूं, ये क्या है, टोटल मोमेंटम किसका, बॉडी का। डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा, dp/dt इक्वल टू m1v1
dv1/dt, ठीक है, और प्लस m2 dv2/dt प्लस डैश mn dvn/dt, m1a1 m2a2 mnan, ठीक है, टोटल फोर्स हो जाएगा। दैट मीन्स dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, सेंटर ऑफ मास का, किसके इक्वल होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। और अगर मान लो टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो dp/dt सेंटर ऑफ मास का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस हो, प्रेजेंट ना हो, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी कैसी होगी उसकी, वेलोसिटी भी कैसी होगी उसकी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में स्पीड भी आ जाती है और साथ में डायरेक्शन भी आ जाती है, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के भाई वेलोसिटी मतलब स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मोशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस का सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओनली किसका पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स का। अगर वो जीरो हो जाए तो फिर डायरेक्शन भी वही रहेगी सेंटर ऑफ मास की, और उसकी वेलोसिटी स्पीड भी वही रहेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। मान लो कोई मेरे पास क्या है, क्रैकर है मेरे पास, है ना, रॉकेट है एक, वो रॉकेट पे चला रहा हूँ, है ना, दिवाली पे, वो मैंने ऐसे छोड़ा, ठीक, वो ब्लास्ट कर जाएगा रास्ते में जाके, ब्लास्ट हो गया, उसके बहुत सारे पीस हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं, तो वो पीसेस डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, पहले ही मान लो ये इस पैराबोलिक पाथ पे जा रहा था, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पैराबोलिक पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा था। अब जब इसमें ब्लास्ट हो जाएगा ना हवा में, एयर में, तो क्या होगा कि वो ब्लास्ट किसकी वजह से हुआ, बाहर से थोड़ी फोर्स लगाया, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, तो इंटरनल फोर्सेस का इसके सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब इसके पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद भी इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, उसी पुराने पाथ पे मूव करता रहेगा, मतलब वो अपने पैराबोलिक पाथ को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इंटरनल फोर्सेस से अफेक्टेड नहीं होता, उस पर ओनली किसका इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। आगे बात समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे अपन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।